हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं इको वीको। आज इस वीडियो में हम कुछ पढ़ने वाले नहीं, हम कुछ समझने वाले हैं। हम करने वाले हैं आज हम एमए इकोनॉमिक्स का सिलेबस। दोस्तों, मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स की वीडियोस देखा जिसमें उन्होंने सिलेबस की पर्टिकुलर कोई क्लिक डाल दी हो, कोई फ़ोटो उन्होंने अपलोड कर दी हो, लेकिन सिलेबस की एक डिटेल एनालिसिस उन्होंने नहीं किया है। इसलिए दोस्तों, आज हम एमए इकोनॉमिक्स ऑल द यूनिवर्सिटी सिलेबस को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑन इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एमए इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है या सब्जेक्ट है वो 10 भागों में विभाजित है। 10 भागों में हम एमए इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स के सिलेबस को बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स, थर्ड इज़ मैथमेटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, फोर्थ इज़ स्टैटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक इकोनॉमिक्स, इंडियन हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड लास्ट इज़ इंडियन इकोनॉमी। तो दोस्तों, हम मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स में जो फर्स्ट ईयर में माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंडियन हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, और सेकेंड ईयर में आकर हम मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। हम फर्स्ट ईयर को टूल ऑफ इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। बेसिकली दिस इज टूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिनकी जो एप्लीकेशन है वो हम सेकेंड ईयर में परफॉर्म करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स के इंडियन इकोनॉमिक्स के पोर्शन को, सिलेबस को रीड करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, कल मेरा इंडियन इकोनॉमी मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स में थर्ड सेम का ही पेपर है, इसलिए मैंने काफ़ी समय से इस सिलेबस को बार बार रीड एंड रिवीजन किया है। इसलिए आज इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस की डिटेल स्टडी, इसके अलावा कौन कौन सी बेस्ट बुक्स इसके लिए हो सकती हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए, उसको हम स्टडी करेंगे। एंड वो कौन सा जो डाटा है, एक रिलेवेंट डाटा मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे कि आप उस डाटा की हेल्प से किसी भी इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकते हैं, उस डाटा को आप उन क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। बिकॉज इंडियन इकोनॉमी के अंदर डाटा को याद रखना एक बहुत बड़ा एक झंझट है, और उससे सरल करने का प्रयास मैं आज इस वीडियो में करने का प्रयास करूँगा। एंड दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस को रीड करने से पहले 3 जो इम्पोर्टेंट टेबल्स हैं उनको रीड करना इम्पोर्टेंट है, जिसमें सबसे पहली जो हमारी टेबल है वो जीडीपी शेयर, अर्थात तीनों सेक्टर्स के जो जीडीपी के अंदर जो शेयर रहा है और ओवरऑल उसको स्टडी करना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि 1950 से लेकर एंड 1990s में जीडीपी के अंदर अलग अलग सेक्टर्स का कितना योगदान रहा, 2020 में कितना योगदान रहा। एंड तो हम देख सकते हैं जो प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर जिसे हम कहते हैं, उसका 52% से योगदान था हमारी टोटल जीडीपी में 1950 के समय। और 1990s जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का टाइम था, उस टाइम पर 30% एंड नाउ अभी 19% जो है प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी के अंदर योगदान है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्टियरी सेक्टर का जो योगदान है धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो ये काफ़ी हेल्पफुल टेबल होगी इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस के अंदर। इस डाटा को इंक्लूड कर हम अपने क्वेश्चन को बेहतर बना सकते हैं। सेकंड जो टेबल है दोस्तों, वो है ग्रोथ रेट, अर्थात डिफरेंट जो सेक्टर्स की एंड ओवरऑल जो ग्रोथ रेट रही है हमारी इंडियन इकोनॉमी की, वो क्या रही है। इसके लिए मैंने दोस्तों यहाँ पर 50 से 74 तक का जो एक एवरेज जो ग्रोथ रेट है उसको लिया है। उसके बाद 9th 5 ईयर प्लान की जो ग्रोथ रेट है उसको यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है। उसके बाद 10th 5 ईयर प्लान की ग्रोथ रेट, और उसके बाद 11th 5 ईयर प्लान की ग्रोथ रेट को मैंने यहाँ पर लिया है।
जो कि आपके क्वेश्चन को रिलेवेंट बनाती है, प्रमाणिक बनाती है। बिकॉज इंडियन इकोनॉमी में आप अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी टॉपिक्स के बारे में बता तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन आपकी कही हुई बात की जो प्रामाणिकता है वो इस डाटा के माध्यम से ही सिद्ध हो सकती है। और जैसे कि प्राइमरी सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है वो 1950 से 74 तक 2.2 है, सेकेंडरी सेक्टर की 2.8, इसी प्रकार से 4.3 टेरिटरी सेक्टर की रही है, और हमारी जो ओवरऑल ग्रोथ रेट है वो 3.3 है। एंड उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट जो हमारा टेबल है वो है एम्प्लॉयमेंट शेयर, अर्थात डिफरेंट सेक्टर का कितना रोजगार हर एक सेक्टर इकोनॉमी के अंदर दे रहा है। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर जो है 1950 में 72% लोगों को रोजगार देता था, और उसके बाद 1990s में वो 68, एंड 2020 में भी वह 42% लोगों को रोजगार दे रहा है। और धीरे धीरे जो सेकेंडरी सेक्टर भी जो है रोजगार में वृद्धि कर रहा है। इसी प्रकार से सेवा सेक्टर भी 20%, अब 33% योगदान दे रहा है। तो ये तीनों ही टेबल दोस्तों आपके इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। आप इन तीनों ही टेबल्स का यूज कर अपने इंडियन इकोनॉमी के पोर्शन को, किसी भी क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, उनमें प्रामाणिकता के अंश स्थापित कर सकते हैं, और इससे आपको बहुत ज़्यादा डाटा याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इन 3 ईयर्स का ही डाटा यदि अच्छे से रीड कर लेते हैं तो काफ़ी होगा आपके किसी भी इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन को बेहतर बनाने के लिए। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम सिलेबस को रीड करने के साथ साथ यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि हर एक यूनिट में से कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कि एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन देना चाहेगा। तो हमारी फर्स्ट यूनिट है इंडियन इकोनॉमी की, उसका जो स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है जो वो है ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी, अर्थात जो 1950 से यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ वहाँ से लेकर अब तक क्या कुछ ग्रोथ के पैटर्न रहे हैं, जो मैंने जीडीपी के अंदर शेयर्स तीनों सेक्टर्स के बताए हैं, जो एम्प्लॉयमेंट के जो शेयर हैं, उन सब बातों को यहाँ पर इंक्लूड करना है बेसिकली। एंड जो सेकंड है वो भी इसी का स्वरूप है कि स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्री रिफॉर्म पीरियड, अर्थात जो 1991 से 92 में जो हमारे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, जिन्हें एलपीजी के नाम से भी हम जाना जाता है, उससे पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या कुछ परफॉर्मेंस रही थी। और इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं वही कि उसका जीडीपी के अंदर हर एक सेक्टर का कितना योगदान था, और उनकी ग्रोथ रेट क्या थी, एंड उसका एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या कुछ शेयर रहा। इन सब बातों को हम उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं बेसिकली इस क्वेश्चन को। और उसके बाद इनकम डिस्ट्रीब्यूशंस एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इन्हीं बातों को बताने का प्रयास करता है। इन्हीं 3 टेबल के माध्यम से हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को बता सकते हैं सेक्टरल वाइज। और हम यह भी बता सकते हैं कि जो सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट जो बात आती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो सबसे ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड करवा रहा है, उसका जीडीपी के अंदर शेयर भी घट रहा है और उसकी ग्रोथ रेट भी अन्य सेक्टर्स से कम रही है, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी के अंदर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में इनक्वालिटीज़ पैदा होती जा रही हैं। ये एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों इसका। एंड सेकंड जो थर्ड इसमें क्वेश्चन है वो है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी 1990 to 1901 एंड इसके फीचर्स एंड इसके अप्रेजल्स इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रोग्राम। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें कि जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म अपनाए गए थे उसके क्या कुछ कारण रहे उसे यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। इसके अलावा इसके अंदर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि एलपीजी पॉलिसीज़ के बारे में बताइए, एलपीजी पॉलिसीज़ के बेनिफिट क्या थे, क्या उसकी मेरिट थी, क्या उसकी डीमेरिट्स थी। एंड उसके बाद जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसमें है सेकंड जनरेशन रिफॉर्म। बेसिकली जो फर्स्ट जनरेशन जो रिफॉर्म्स थे वो 1990 से लेकर 1906 तक थे, तो उसके बाद 1907 से लेकर 2007 तक हमारे सेकंड जनरेशन रिफॉर्म रहे हैं, जो बेसिकली फाइनेंस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा बेस्ड थे। एंड उसके बाद स्टेट ऑफ
इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों बेसिकली हमें जो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स एंड सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स के अंदर जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की गई थी उन्हीं बातों को इस क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड करना है। तो दोस्तों ये थी हमारी यूनिट फर्स्ट। अब बात आती है कि इस यूनिट फर्स्ट में से वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों एक एग्जामिनर अगर यदि एलपीजी के ऊपर एक क्वेश्चन दे देता है तो वो सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं देना चाहेगा। वो चाहेगा या तो वो प्री रिफॉर्म पीरियड के ऊपर एक क्वेश्चन पूछे, एक एलपीजी के ऊपर क्वेश्चन पूछे, या फिर अगर वो सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है तो वो एलपीजी के बारे में ना पूछकर वो प्रयास करेगा कि वो प्री रिफॉर्म पीरियड को पूछे। इसलिए यहाँ पर प्री रिफॉर्म पीरियड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अपने आप में। एंड इन तीनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है, जिसमें से जो स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो 1999 के एलपीजी रिफॉर्म्स में से एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है आपका। एंड उसके बाद दोस्तों जो सेकंड यूनिट है हमारी इंडियन इकोनॉमी, उसमें हमारा फर्स्ट सिक्स्थ जो क्वेश्चन हम कह सकते हैं से लेबर फोर्स ग्रोथ एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर सिंस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अर्थात 1991 से 2022 तक, अब 2022 जो चल रहा है, अब तक कौन कौन सा सेक्टर कितने लोगों को रोजगार दे रहा है और उस बात को यहाँ पर बताने का प्रयास करना है बेसिकली। एंड लेबर फोर्स में अर्थात श्रम बल किसे कहते हैं, एंड वर्तमान समय में कितने लोग भारत में जो है रोजगार प्राप्त हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, इन सब बातों को इस क्वेश्चन के अंदर हमें डिस्क्राइब करना है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हम पढ़ते आ रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो इंडिया के द्वारा कौन कौन सी पॉलिसीज़ इनिशिएटिव उठाए गए हैं, और ये जो है 1991 से लेकर 2022 तक का डाटा हमें यहाँ पर प्रोवाइड करवाना है। ठीक है दोस्तों। एंड उसके बाद इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़ इन द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, अर्थात 1991 से 2022 तक भारत में जो डिफरेंट स्टेट है, जैसे कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जो अंडर डेवलप हैं, कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कि डेवलप हो चुके हैं, जैसे महाराष्ट्र है, हरियाणा है, पंजाब है, जो कि विकसित राष्ट्रों की सूची में आते हैं। तो ये जो आर्थिक विकास में असंतुलन पैदा हुआ है, इसका कारण क्या है, इसमें हमें ये बताने का प्रयास करना है बेसिकली। तो इसके अंदर तीनों ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस यूनिट के अंदर, जिसमें से कोई भी दो क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से रीड करते हैं तो एक क्वेश्चन तो आसानी से आ ही जाता है। एंड उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट यूनिट है वो है बेसिकली एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है हमारी यूनिट, कि इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर, कि एग्रीकल्चर ग्रोथ ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सिंस 1950, अर्थात 1950 से लेकर अब तक एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या कुछ ग्रोथ रही है। इसके अंदर हम जो हमारी जो फर्स्ट टेबल थी दोस्तों, इसके अंदर हम बता सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो हम जिसे हम प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं, उसकी ग्रोथ से किस प्रकार से घटती आ रही है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हम इसके अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो कितने लोगों को आज भी रोज़गार दे रहा है। आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर की जो इम्पोर्टेंस है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए वो कितनी ज़्यादा है, एंड उसकी ग्रोथ रेट के बारे में हम बता सकते हैं। और उसके बाद 10th हमारा क्वेश्चन बनता है डिक्लेरेशन इन 90s, इसके एक्सेंट और कोजेज क्या थे, अर्थात एग्रीकल्चर सेक्टर जो 1990 में ऐसे क्या कारण रहे जो कि उसकी जो ग्रोथ रेट है वो तेज़ी से नीचे गिरने लगी, और जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे वो बेसिकली इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर के अंदर ज़्यादा ग्रोथ लाने में ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। और उन्हीं कारणों को यहाँ पर डिस्क्राइब करने का प्रयास करना है। बेसिकली उस टाइम हुआ क्या कि 1990 के समय में सरकार का जो मेन फोकस था वो सेकंड एंड थर्ड सेक्टर के ऊपर ज़्यादा रहा और एग्रीकल्चर सेक्टर को नेगलेक्ट किया गया। एंड जो रिसोर्स एलोकेशन है वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कम कर दिया गया, अर्थात जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, जो
कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर 12 से 16% हुआ करता था, उसे घटाकर इस दौर में 6% ला दिया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर 1990 के दौर में अपने निम्नतम स्तर पर आता जा रहा था। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो रीजनल इम्बैलेंस है, अर्थात कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर है वो बहुत अच्छी है, जैसे पंजाब, हरियाणा है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है। ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा उच्च है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे राजस्थान है, एमपी है, यूपी है, भले ही ये आकार में बड़े हो, ये उत्पादकता के मामले में बहुत ज़्यादा ऊंचे पैमाने पर ये स्थापित होते हों, लेकिन इनकी जो पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है। तो ये जो रीजनल इम्बैलेंस इन इंडियन एग्रीकल्चर है उसके बारे में इस क्वेश्चन में हमें बताने का प्रयास करना है। उसके बाद फूड सिक्योरिटीज़, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़। फूड सिक्योरिटी अर्थात खाद्य सुरक्षा की समस्याएं भारत में किस प्रकार से विद्यमान हैं, इसके लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, जैसे कि मिड डे मील योजना है या फिर जो भी हमारे जो कोटा वगैरह में जो हमें अनाज मिलता है, ये भी एक फूड सिक्योरिटी का एक प्रोग्राम है। तो इस प्रकार की बातें इस क्वेश्चन में हमें बतानी है। उसके बाद दोस्तों जो हमारी 4th यूनिट है इंडियन एग्रीकल्चर की, बेसिकली ये बेस्ड है इंडस्ट्री सेक्टर के ऊपर कि इस समय जो इंडस्ट्री सेक्टर का जो ट्रेंड क्या थे, उसके ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर पैटर्न क्या थे 1950 तक की, अर्थात 1950 से लेकर 2022 तक जो भारतीय उद्योग क्षेत्र है वो किस प्रकार से ग्रोथ रेट अचीव कर रहा है, उसकी ग्रोथ रेट क्या रही है, वो कितने लोगों को रोजगार दे रहा है और उसकी जीडीपी के अंदर कितना योगदान है और कैसे कैसे उसका योगदान जो है इंक्रीज होता जा रहा है। एंड इंडिया एग्रीकल्चर इंडियन इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से वो 5 उद्योग हैं उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। और इसके अलावा इंडस्ट्री का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या कुछ महत्व है उसे इस क्वेश्चन के अंदर हम बता सकते हैं। एंड उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी इनिशिएटिव ड्यूरिंग पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, अर्थात 1991 में जो एलपीजी पॉलिसीज़ आई थी उसमें उद्योग क्षेत्र के लिए कौन कौन सी रिफॉर्म्स थे उन्हें इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है, जो हम पहले फर्स्ट यूनिट में कवर कर चुके हैं। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, अर्थात जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आई थी जहाँ पर पब्लिक सेक्टर अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के जो कार्यभार है उसे कम कर कर निजी क्षेत्र के महत्व को वहाँ पर बढ़ाया गया था, निजी क्षेत्र को ज़्यादा छूट दी गई थी इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर यही बात डिस्क्राइब करनी है कि किस प्रकार से आफ्टर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो पब्लिक सेक्टर का जो कार्यभार है इंडस्ट्री के अंदर, उद्योग क्षेत्र के अंदर, वो कम होता जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर अपनी जड़ें जो हैं उद्योग क्षेत्र में जमाता जा रहा है। सो ये थी दोस्तों एमए इकोनॉमिक्स के 3rd सेमेस्टर इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस। और इसके लिए जो बुक्स मैं आपको रेफ़र करना चाहूँगा, इसमें एक बुक है आर.के. लेखी की एक बुक है, इसके अलावा एक बुक है वी.के. पुरी या फिर एस.के. मिश्रा भारतीय अर्थव्यवस्था, एक अच्छी बुक है जो आपको साधारण भाषा में भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप को समझने में हेल्प करती है। इसके अलावा भारतीय में आर्थिक विकास एवं नीति टी.आर. जैन की एक बुक है जो आपको हेल्प करती है भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।